जैसा कि हम पढ़ रहे थे पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र के संदर्भ में, हमने पिछला जो लेक्चर रहा है वो जलीय पारितंत्र के संदर्भ में ही था, जिसमें लवणीय जल को समझा, अलवणीय जल को भी समझा, और उसी के में जो जीव जंतु होते हैं, लवणीय जीव जंतु कैसे सर्वाइव करते हैं, साथ ही एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार से, जैसे द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर कैसे निर्भर रहता है, साथ ही वहाँ पे जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो अपनी वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति होती हैं वो उस पर कैसे डिपेंड रहता है, उसका कैसे अपना उपभोग करता है, साथ ही फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पतियाँ होती हैं वो किस प्रकार से अपने समुद्री खुले पारितंत्र में, समुद्र के खुले पारितंत्र में वो रहती हैं, और वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन है या वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करके किस प्रकार से भोज्य पदार्थ को निर्माण करती हैं और अपने को विकसित करती हैं, अपने को विकासशील बनाती हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा, ठीक, उसकी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में। तो जलीय पारितंत्र के संदर्भ में हम पढ़ा रहे थे। तो जलीय जो पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे थे लवणीय जल और अलवणीय जल। ठीक, लवणीय जल के बारे में समझा, अलवणीय जल के बारे में समझा। अब हम इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति। भित्ति से स्पष्ट है कि एक प्रकार से ये दीवार है, और वो दीवार किससे है, प्रवाल से बनी होती है, और ये प्रवाल होता है, कौन है, होता है मूंगा होता है, और ये मूंगा जो होता है वो सजीवता दर्शाता है। एक नीली हरी शैवाल जो होती है, ठीक, जो नीली हरी शैवाल जो होती है उसे बोलते हैं ज़ूथैंप्लन, ज़ूथैंप्लन या थैंप्लिन बोलते हैं। और ये जो ज़ूथैंप्लन जो मूंगा होता है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये इस पे डिपेंड होता है, और ये आपस में क्या है, सजीवता है, सजीवता का काम करते हैं। ज़ूथैंप्लन जो है ये जो पोषक लेते हैं मूंगा से लेता है, और मूंगा जो अपना भोजन है वो ज़ूथैंप्लन यानी कि नीली हरी शैवाल से लेता है। तो देख सकते हो कि ये एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर होते हैं और सजीवता का कार्य करते हैं। तो इसमें जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, तो प्रवाल भित्तियाँ जो मूंगा होता है तो वो मूंगा क्या करता है कि अपनी जीविका उपार्जन के लिए ज़ूथैंप्लन की जो शैवाल होती है उस पर निर्भर रहता है, और जो ज़ूथैंप्लन होती है वो अपने पोषक तत्वों के लिए मूंगा पे निर्भर रहती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच का जो सहसंबंध होता है वो सजीवता का संबंध होता है, यानी कि साथ साथ कार्य करते हैं। और साथ साथ जैसे कि अगर कोई भी इनके सामने चुनौतियां उत्पन्न होती हैं या कोई भी ऐसी समस्या आती है तो ये क्या करते हैं, स्वयं को विघटित करके क्या हो जाते हैं, व्यंजन, इनको हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन या विघटित करके क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक, और ये जो नीली हरी शैवाल है ये मूंगे को क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो इससे क्या है कि जो नीली हरी जो शैवाल है या इसमें जो रंग है उसका व्यंजन हो जाता है। ठीक, उसका जो व्यंजन हो जाता है, वो व्यंजन जब हो जाता है तो ये जो शैवाल है इसमें क्या हो जाता है, पीलापन आ जाता है, और ये स्वयं में ये देखा जाए तो ये अविकसित होने लगती है। ठीक, अविकसित होने लगती है, और ये स्वयं को क्या करती है कि जो इसका प्रस्फुटन होता है वो नहीं हो पाता है, और ये धीरे धीरे मर जाती है, और एक नियमित समय पर ये समाप्त हो सकती है अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया। तो आप देख सकते हो कि मूंगा और नीली हरी शैवाल के बीच में और जो भी सजीवता होती है वो किस प्रकार से होती है। तो एक मूंगा जो होता है, जब एक मूंगा मरता है, ठीक, एक मूंगा मरता है तो दूसरा मूंगा क्या होता है, उसे उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से एक मूंगा मरता है दूसरा उत्पन्न हो जाता है, तो ये पूरा क्या बना लेता है, दीवार बना लेता है। उसी को हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक, ये प्रवाल भित्ति कैसी होती है, सफ़ेद या भूरी होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसकी वजह से ये इसका कलर जो होता है वो सफ़ेद या भूरा होता है, जिसमें CaCO3। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, और यही प्रवाल भित्ति नुमा जो पूरा
ऊपर देखा हो प्रवाल भित्तियों का पूरा एक सतह पर जो जमा होता है उसको ही बोलते हैं प्रवाल भित्ति। और उसमें मूंगा है, एक मूंगा मरता है तो दूसरा मूंगा क्या होता है, स्वतः उसमें उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार से नीली हरी शैवाल है वो भी अपनी वृद्धि करती रहती है, इससे सजीवता का कार्य करते हैं। और जैसे कि जानते हो कि ये जो नीली हरी शैवाल है इसकी देखा जाए तो क्या ये पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में उग सकती है, या ये स्वयं को सर्वाइव करने के लिए कहीं भी क्षेत्र में या कैसा भी तापमान हो ऐसा भी कुछ है ये अपने को निर्भर कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं पे हम बात कर लेते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले इसकी विशेषताएं होती हैं, इनकी कुछ आवश्यकता होती है कि ये कौन से क्षेत्र में हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला देख सकते हैं कि समुद्र कैसा होना चाहिए। समुद्र इसका खुला और उथला होना चाहिए। ठीक, समुद्र खुला और उथला होना चाहिए, ज़्यादा गहरे समुद्र में नहीं रहती हैं, समुद्र खुला और उथला होना चाहिए। दूसरा इसका उष्ण कटिबंध में होती हैं जी। ठीक, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती हैं, जहां पर इसे 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, इससे ज़्यादा तापमान अगर इसका होता है, ठीक है, तो अभी हम बताएंगे क्या समस्या आती है। और दूसरा इसी में देख सकते हैं 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता इसमें मुख्य होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसी में आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे हर जगह ये नहीं होती हैं, तो इसका एक कारण ये होता है कि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कर्क और मकर रेखा के बीच होती हैं। ठीक, कर्क और मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है, का जो क्षेत्र होता है वहां पर ये पनपती हैं। ठीक, और इसके लिए समुद्र खुला होना चाहिए। ठीक, 18 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो इसकी और भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो उनको हम पढ़ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे प्रकाश होना आवश्यक है। ठीक, अगर प्रकाश है तो तापमान भी होने वहाँ पे मौजूद रहेगा, तो तापमान और प्रकाश ये दोनों इसके मुख्य घटक माने जाते हैं और ये देखे जाएं तो प्रवाल की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो उसी स्थान पर पाए जाते हैं, उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर देखा जाए कि वहां पे समुद्र उथला होता है। ठीक, समुद्र उथला होना चाहिए और तापमान 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश वहां पर परस्पर मिलता रहे। ठीक, और देखा जाए तो वहां पे जो क्षेत्र, ठीक, शुष्क भरा क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, ये कुछ इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ इसकी आवश्यकताएं होती हैं कि अगर इस प्रकार की इसकी अगर ये नीड होती है तो वहां पर अवश्य ही देखने को मिलते हैं शैवाल। ठीक, वहां पर प्रवाल भित्तियां देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से प्रवाल भित्तियां होती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये कर्क और मकर रेखा के बीच होती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 18 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, सामान्य तापमान होना चाहिए। ज़्यादा तापमान होता है तो इनका प्रस्फुट मतलब कि ये व्यंजन होता है इनका। ठीक, और कम तापमान होता है तो भी ये अपने को सहजीविता नहीं कर पाते हैं। तो ये देख सकते हो कि सामान्य तापमान में ही ये जीव जंतु जो होते हैं या जो जीव है, ये वनस्पति है, ये सहजीविता ठीक ढंग से दर्शाते हैं, ठीक ढंग से अपना व्यवहार करते हैं। इसी में आप देख सकते हो कि और ठीक है, इसकी दो ही विशेषताएं हैं, जैसे कि समुद्र खुला होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान समान होना चाहिए और प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, और कर्क और मकर रेखा के बीच में ये होते हैं। और बात आती है कि ये इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसके प्रभावित जो करते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं। प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ठीक,
उसमें हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि तापमान में वृद्धि, इसे बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, देखिए क्या होता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी कि तापमान एक सामान्य से अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, सामान्य से अगर ये तापमान अधिक होता है, तो तापमान अधिक होने से क्या होता है कि ये जो शैवाल होते हैं, ठीक, ये शैवाल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, CO2 ग्रहण करेंगे, प्लस H2O और C6H12 जो भोज्य पदार्थ है उसका निर्माण करेंगे, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। और ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाएगी तो इनके अंदर घुटन महसूस होने लगेगी, ठीक, घुटन महसूस होगी तो ये क्या करेंगे, अपने से मूंगा को अलग कर देंगे, और मूंगा को अलग करके जो शैवाल होता है उसको पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएगा, और जिससे ये पीली पड़ जाएगी, और इसी को बोलते हैं प्रवाल भित्तियों का व्यंजन, इसे बोलते हैं प्रवाल भित्तियों का व्यंजन, ठीक। तो प्रवाल भित्तियों व्यंजन होने के कारण एक मुख्य कारण माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे संरक्षण किए हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सरकार के उपाय हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सामान्य स्थिति में इसका तापमान होना चाहिए, ठीक। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस पर ये व्यंजन देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये उनके घुटन महसूस होती है, ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन तापमान अगर ठीक ठाक है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये CO2 को ग्रहण करेंगे, ठीक है, H2O को ग्रहण करेंगे और भोज्य पदार्थ बनाएंगे, और यही भोजन जो है ये मूंगा लेगा, ठीक, यही भोजन जो है ये मूंगा लेगा, ठीक है। और अन्य भी देखा जाए तो बहुत सारे जीव भी देखा जाए तो शैवाल को खाने लगे हैं, ठीक, बहुत सारे जो शैवाल खाने लगे हैं, इसके वजह से पारितंत्र भी प्रभावित हो रहा है, ठीक, इसकी वजह से भी पारितंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि अन्य जीव भी शैवाल को खाने लगे हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भी इसका प्रस्फुटन इसका जो प्रभावित वाले कारक में तापमान वृद्धि है, ठीक। और इसका दूसरा जो कारक है, दूसरा एक जो कारक बनता है वो बनता है, ठीक है, हानिकारक, जल में हानिकारक जो रासायनिक पदार्थ हैं, पदार्थ में वृद्धि, ठीक। इसे हम एक प्रकार से देख सकते हैं अवसाद। जैसे कि जानते हो कि जो भी जो समुद्र होता है, ठीक, ये समुद्र में क्या होता है कि ये लवड़ी होता है, ठीक, लवड़ी होता है। अगर लवड़ी स्थिति वहाँ पाई जाती है तो इनका प्रभाव देखा जाए तो प्रवाल भित्तियों पे नहीं पड़ता है, इनका प्रभाव प्रवाल भित्ति पे नहीं पड़ता है, ठीक। यदि यही अवसाद क्या करता है, जब समुद्र में जाता है, ठीक, ये समुद्र में जाता है तो ये अपने साथ नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, ठीक, नदियों एवं नहरों के माध्यम से क्या जाता है, इसमें बहुत सारे जहरीले रासायनिक पदार्थ जाते हैं, जहरीले रासायनिक पदार्थ जाते हैं, जो उद्योगों के द्वारा जो निकली जो गैसें होती हैं, ठीक है, जो पाइप के माध्यम से, जो पाइपों के माध्यम से जो गैसें जहरीली होती हैं, जो उनको छोड़ी जाती हैं नदियों में, नहरों में, ठीक है, उसमें छोड़ी जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जहरीले गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि मीथेन भी अत्यधिक मात्रा में मिल जाएगी, ठीक है, और देखा जाए तो इसमें अमोनिया मिल जाएगी, ठीक, अमोनिया में बहुत सारी अमोनिया मिलेगी, इसी में देखा जाए तो आर्सेनिक मिल जाएगा, ठीक, इसी में देखा जाए तो यूरेनियम भी मिल जाता है, ठीक। ये जल के लिए हानिकारक कुछ पदार्थ होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है कि समुद्र में जो अवसाद है वो वृद्धि हो जाती है, और यही अवसाद क्या करते हैं, यही अवसाद जो होता है कि, और ये प्रवाल भित्तियों का जो मुंह होता है, ठीक, प्रवाल भित्ति में जो मूंगा होता है उसका मुख होता है वो हो जाता है बंद। वो अगर जब बंद हो जाएगा तो वो क्या करेगा,
वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक, वो भोजन को वो क्या कर पाएगा, भोजन को नहीं बना पाएगा, और भोजन को जब नहीं बना पाएगा, ठीक, तो ये भी क्या करेगा, पोषक तत्वों को नहीं बना पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो शैवाल होती है वो इस पर जो निर्भर होती है, ठीक, पोषक तत्वों के लिए, ठीक, पोषक तत्व लेने के लिए इस पर जो निर्भर होती है वो इसे नहीं मिल पाएंगे, और क्या हो जाएगा, इसका प्रवाल भित्तियों का वृंजन, प्रवाल भित्ति का वृंजन हो जाएगा। तो ये दो मुख्य कारक माने जाते हैं कि किसी भी प्रवाल भित्तियां होती हैं उनको वृंजन करने के लिए कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। और एक तापमान में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा होता है कि अवसाद, जो नदियों नहरों द्वारा जो अवसाद होता है, ठीक है, उनका भी एक प्रभाव पड़ता है। ठीक, दूसरा एक प्रभाव पड़ जाता है कि सुनामी, भूकंप, प्राकृतिक प्रभाव भी पड़ने को देखने को मिल जाता है। जैसे प्राकृतिक प्रभाव में देखा जाए तो जैसे कि ज्वालामुखी का प्रभाव, ठीक, ज्वालामुखी का प्रभाव, यहाँ से जो गैसें जहरीले निकलती हैं, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, इनका भी प्रभाव इन पे पड़ता है। ठीक, ज्वालामुखी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सुनामी, ठीक, सुनामी, चक्रवात, इनका भी प्रभाव इन पे पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो देखा जाए तो इनका प्रभाव जब पड़ता है तो जो जल होता है तो बहुत तेज से क्या प्रभावित करता है, तो इससे टकराता है, तो इनके नष्ट होने में भी एक प्रकार से सहयोगी होते हैं। कौन? प्राकृतिक कारक। तो इसमें मानवीय कारक हैं, जैसे कि प्राकृतिक कारक है, मानवीय कारक में आपने देखा कि जैसे जो पदार्थ, जहरीले पदार्थ हैं, रासायनिक उद्योगों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से प्रवाहित होते हुए जो समुद्र में जाते हैं, तो उससे भी उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और दूसरा प्राकृतिक कारक में भी जैसे कि भूकंपीय, ठीक, क्षति होती है, ज्वालामुखी का प्रभाव, ठीक, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसका फैलने से भी यहाँ पर पाई जाने वाली यहाँ पे जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो भी नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि मानवीय कारक, प्राकृतिक कारक, ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ ऐसे तापमान में वृद्धि है, तो इनकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है, तो इनके में घुटन होती है, तो ये स्वयं में नष्ट होने लगते हैं। शैवाल क्या करती है, मूंगा को अलग कर देती है, और जिससे क्या होती है कि ये मूंगे की जो चट्टान होती है उसमें पीलापन आने लगता है, और पीलापन आने की वजह से इनको बोलते हैं प्रवाल भित्तियों का विरंजन। तो प्रवाल भित्तियों का विरंजन होने के कुछ यही अहम कारक होते हैं, इनको हम समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रवाल भित्तियों के कारक, नहीं, प्रवाल भित्तियों के प्रकार कितने होते हैं। प्रवाल भित्तियों के प्रकार, वैसे तो ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं, अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की ये होती हैं। ठीक, एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो 3 प्रकार की जो होती हैं, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले होती है तटीय प्रवाल भित्ति। पहली होती है तटीय प्रवाल भित्ति। ये देखा जाए तो महाद्वीपीय जो तट होते हैं, ठीक, जो महाद्वीपीय किनारा, जो एक तटीय क्षेत्र होता है, तो उनके किनारे ये पाई जाती हैं। ठीक, महाद्वीपीय तटीय जो क्षेत्र होता है उसके किनारे पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तटीय प्रवाल भित्ति, इसमें देखा जाए तो जो मूंगे की चट्टान होती है, ठीक, मूंगे की चट्टान जो होती है वो देखा जाए तो जो महाद्वीपीय तट होते हैं, ठीक, महाद्वीपीय जो तट होते हैं, जो देखा जाए इस प्रकार के होते हैं, इस ढलान में, तो इस प्रकार के महाद्वीपीय जो तट होते हैं, निम्न, जो इसको मग्न तट बोलते हैं, यहाँ पर ये प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक, प्रवाल भित्ति देखने को मिलती हैं, और ये देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि लक्षद्वीप में है, ठीक, और रामेश्वरम में है, ठीक है, और अंडमान निकोबार में भी हैं। तो ये कुछ हैं, रामेश्वर है, लक्षद्वीप, रामेश्वरम, अंडमान निकोबार है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, वही रामेश्वरम। ठीक, तो ये कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं, तटीय प्रवाल भित्तियाँ। ठीक,
तो महाद्वीपीय तटीय क्षेत्र होते हैं, तो महाद्वीपीय तटीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें ये पनपती हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक तरफ से बंद होकर के पूरा इधर साइड इस प्रकार से खुली हुई होती हैं। ठीक, ऐसे गोखरनुमा नहीं होती हैं, जबकि आगे हम बताएंगे गोखर वाली। लेकिन ये क्या होती हैं कि एक प्रकार से तटीय क्षेत्र को ऐसे बंद होकर के पूरा इधर का जो तंत्र होता है, पूरा तंत्र होता है वो खुला होता है इसका। ठीक, तो आप समझ सकते हो कि जो तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं वो कहाँ पे पनपती हैं, उनको क्या उनकी विशेषता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। अब आती है दूसरी जो एक प्रवाल भित्ति आती है वो आती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति का अगर उदाहरण देखा जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक, और ये प्रवाल भित्ति जो है एक प्रकार की अवरोधक है, यानी कि ये अवरोधक कैसी प्रवाल भित्ति है, ये देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। ठीक, प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है, तो ये अवरोध उत्पन्न करती है प्राकृतिक आपदाओं के सक्षम, जैसे सुनामी है, ठीक, तूफान है, चक्रवात, तूफान, सुनामी, जो झंझावात जैसी गतिविधियां होती हैं, अगर इससे टकराती हैं तो ये क्या करते हैं, उनको उसकी जो गति है उसमें कमी ला देती हैं, तो ये प्रकार की अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो ये अवरोधक प्रवाल भित्तियां होती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ लगभग 5-6 हजार किलोमीटर की लंबी, जो एक 6,000 किलोमीटर जो लंबी एक पूरी रीफ है, उसे हम इसी को देखा जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ है, और इसमें पूरी की पूरी क्या है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ठीक, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो अवरोधक प्रवाल भित्तियां होती हैं वो कौन होती हैं। पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है, अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान होती है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरी भी होती है और भी होती हैं, जैसे कि बलयाकार प्रवाल भित्ति। ठीक, बलयाकार प्रवाल भित्ति, बलयाकार प्रवाल भित्ति, बलयाकार प्रवाल भित्ति की बात की जाए तो ये एक गोखरनुमा होती है। ठीक, गोखरनुमा। ठीक है, देखा जाए तो ये समुद्र लगा हुआ क्षेत्र होता है और इससे लगा हुआ एक स्थलीय क्षेत्र होता है, जहां पे ये रिस रिस के पानी आता है और ये पूरी एक झील नुमा बन जाती है। ठीक, इसका एक क्षेत्र खुला हुआ होता है जिसे बोलते हैं रिंग। ठीक, घोड़े की रिंग जैसी होती है ना, जैसे घोड़े की जो रिंग होती है घोड़े की, उस नुमा होती है। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र इसका खुला होता है और 3 क्षेत्र से ये ढकी हुई होती है, तो इसे बोलते हैं गोखरनुमा झील। गोखरनुमा झील, तो गोखरनुमा झील में जो उत्पन्न होती हैं, जो भित्तियां उत्पन्न होती हैं, जो प्रवाल उत्पन्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं बलयाकार प्रवाल भित्ति। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, एटॉल भी इसे बोलते हैं। ठीक, इसे एटॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का एग्जाम्पल है लैंगूर झील, जो लैंगून झील है उड़ीसा की। ठीक, लैंगून झील है, चिल्का झील है। ठीक है, ये एक प्रकार की लैंगून झील है। तो वहां पर जो पाई जाने वाली जो प्रवाल भित्तियां हैं या ऐसे क्षेत्र जो लैगून झीलें होती हैं, जो समुद्र के किनारे लगी हुई होती हैं, तो वहां पर जो भित्तियां उत्पन्न होती हैं या प्रवाल उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं बलयाकार प्रवाल भित्ति। तो आप समझ सकते हैं कि इसे 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं, कौन कौन होती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आज चिल्का झील नहीं है, एक्चुअली में ये है फिजी द्वीप। ठीक, फिजी द्वीप एक प्रकार का देखा जाए तो ये है बलयाकार प्रवाल भित्ति है, और ये फिजी द्वीप जो है ना, ये गोखरनुमा है, समुद्र से लगा हुआ है, एक स्थलीय क्षेत्र है, वहां पे इसमें रिस के जल जाता है, अंदरूनी अंता क्षेत्रीय जल जाता है, और ये पूरा क्या हो जाता है, एक क्षेत्र से इसका खुला हुआ होता है, 3 क्षेत्र से ढका होता है। तो
वहां पर देखा जाए तो ये फिजी द्वीप है, तो फिजी द्वीप में ही वलयाकार प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो इनके संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत सारे अपने आयोजन चलाए हैं, कार्यक्रम चलाए हैं सरकार ने। ठीक है, सरकार ने भी चलाए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार ने प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए जो उपाय किए हैं उनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं आज का जो लेक्चर था हमारा प्रवाल भित्तियों को लेकर के था, और प्रवाल भित्तियों में मैंने 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियों को समझाया, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इसी में हम देख सकते हैं कि जो प्रवाल भित्तियां